गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए फिर से एक बार पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत। आज अंग तंत्र के अंतर्गत हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन क्या है। जैव प्रक्रम आप लोग जानते होंगे। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों को, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी को जीवित रहने के लिए एंड सुरक्षित रहने के लिए, तो इसका मेन रीजन है जीव जंतु द्वारा किए गए समस्त प्रक्रियाएं जो उसे जीवित रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक होता है, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः 6 प्रक्रियाएं हम लोग पढ़ते हैं। पहला है पोषण। पोषण के अंतर्गत हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शरीर का विकास होता है, नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और शरीर सुरक्षित रहता है, विभिन्न बीमारियों से हमें सुरक्षा होता है। पोषण हो गया। दूसरा हो गया श्वसन। श्वसन के अंतर्गत जो हम लोग जो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं वो पोषक तत्व सरल कोशिकीय ईंधन के रूप में कोशिका में जाता है और उस कोशिका का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी ऊर्जा से हम लोग कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ को करते हैं। यदि श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा है उत्सर्जन। विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया जो होती है और होती कहाँ है? कोशिका में, क्योंकि कोशिका ही हमारे जीव का मुख्य क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अतः कोशिका में विभिन्न प्रकार की क्रिया होती है और क्रिया को करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक पदार्थ है उसको पहुंचाने का काम होगा और ये होगा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो आवश्यक पदार्थ हैं उसको कोशिका तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद बहुत सारे पदार्थ, उसमें जो अवांछनीय पदार्थ बचेगा उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है और उसको पहुंचाने का और निकालने का जो काम करेगा उसको हम कहेंगे परिसंचरण तंत्र। और भी विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे कि मल, मूत्र, यूरिया इत्यादि को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो काम होता है वो उत्सर्जन हो गया। और 5वां है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र। और 6ठा है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। अब ये तो क्रिया हो गया, ये जैव प्रक्रम हो गया। ये क्या है? प्रमुख जैव प्रक्रम। अब इसका जो है हमारे शरीर में किन किन अंगों के द्वारा होता है वो संक्षेप में बता रहे हैं, उसके बाद श्वसन तंत्र में हम चलते हैं। हमारे शरीर में पोषण के लिए जो मुख्यतः प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत जो हम लोग भोजन करते हैं जटिल भोज्य पदार्थ उसको सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया करेगा पाचन तंत्र। श्वसन की क्रिया जो है नाक से जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं उसके बाद फेफड़ा तक जाता है और वो जो शुद्ध वायु को जाना फेफड़ा तक निकलना, ये संयुक्त प्रक्रम जिस अंगों के और अंगों के समूह के द्वारा होगा उसको हम क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र। वो तंत्र विकसित है हमारे शरीर के अंदर, सिस्टम जो है जो एक क्रिया को करवाता है उसको कहते हैं श्वसन तंत्र। उत्सर्जन जो हमारे शरीर में बेकार पदार्थों को बाहर निकालने का जो काम करता है अंग एवं अंगों के समूह उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र। और परिसंचरण तंत्र जो ढोने का काम करता है वो है परिसंचरण तंत्र। इसके अंतर्गत रक्तवाहिनी, हृदय इत्यादि आते हैं। प्रजनन तंत्र जो शरीर में व्यक्तियों के जो है शरीर के जीवों का जो संख्या में वृद्धि ताकि उसका सुरक्षा बनी रहे, ये प्रजनन तंत्र। इसके अंतर्गत मुख्यतः नर जननांग और मादा जननांग। और नियंत्रण एवं समन्वय इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र एवं रासायनिक ग्रंथियों जो कि रासायनिक पदार्थ का और हार्मोन्स का स्रावन करता है वो सारी मस्तिष्क तंत्र इत्यादि को हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन और नियंत्रण। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए ये अंग तंत्र हमारे शरीर में विकसित है। इसके अतिरिक्त और भी कंकाल तंत्र और पेशी तंत्र है जो हमारे शरीर की ढांचा प्रदान करता है, रचना प्रदान करता है। अब इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर में ये सब अंग तंत्र विकसित है। अभी अंग तंत्रों में आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। अब
श्वसन तंत्र के अंतर्गत पहले हम जानेंगे कि श्वसन क्रिया है क्या। अभी हम संक्षेप में बताए थे, जैव प्रक्रम है। श्वसन है क्या? तो श्वसन के अंतर्गत हम ऐसे तो जनरली पता चला है, जनरली ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना, यही श्वसन हो रहा है। लेकिन इतना से संयुक्त ये पूरा श्वसन की प्रक्रिया होगा नहीं। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है ना। इसमें हम क्या करते हैं, नाक से O2 लिए, नाक से बाहरी वातावरण से O2 लिए, ये जाएगा फेफड़ा, ये फेफड़ा का जाएगा। फेफड़ा एक टैंक का काम करता है जो O2 को संग्रह करता है और फिर CO2 को लेता है, ठीक है। ये छानने का काम करता है, यानी O2 को मेन ये छानने वाला है, छन्ना है और टैंक है, ये क्या है, टैंक का काम करेगा, यानी छन्ना का काम करेगा। जो O2 को देगा और CO2 को लेगा, O2 को देगा एंड CO2 को लेगा। किसको? रक्तवाहिनियों को देगा और रक्तवाहिनियों से लेगा। अब इसके बाद ये जाता है कोशिका में, क्योंकि मेन ऑक्सीजन का काम कोशिका में ही हो रहा है। कोशिका ही क्रियात्मक अंग है। मेन क्रियात्मक अंग कौन है हमारे शरीर में? कोशिका है। और कोशिका के कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाता है, यही श्वसन की क्रिया होती है। और श्वसन की क्रिया में होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से जो कोशिकीय ईंधन था C6H12O6, ठीक है ना, ये कोशिका में पहले से था। पाचन की क्रिया के द्वारा एल्वेलाई के जो छोटी आंत की जो पीलियम के जो विलाई नामक जो अंग है, उसे कोशिका में वो C6H12O6 जो है चाइल्ड के रूप में इसको अवशोषित किया जाता है और उसको निस्वांकीकरण के द्वारा रक्त के माध्यम से ही उसको कोशिका में भेज दिया जाता है। और उसके बाद श्वसन की क्रिया के दौरान हम बोले नाक से होते हुए, फेफड़ा से होते हुए रक्तवाहिनियों के जो HB से हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन किया गया और ये फिर आया हमारे कोशिका में, और यहीं पर ये श्वसन की क्रिया होगी। श्वसन की क्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बनेगा क्या? CO2 गैस में उत्सर्जी पदार्थ होगा और H2O और ऊर्जा, इसी ऊर्जा से हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये ATP के रूप में कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाएगा, जो हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए हमें प्रयोग करना। अब ये CO2 गैस बनी, ये O2 आया किसके द्वारा? ये भी हीमोग्लोबिन लेकर के आता है कोशिका में, और फिर ये जो CO2 गैस बन गया, इसको भी एक हीमोग्लोबिन परिवर्तित कर करके फिर से ले लेता है। ये है, ये संयुक्त प्रक्रम है श्वसन। ये संयुक्त प्रक्रम क्या है? तो श्वसन। तो श्वसन को एक बार फिर से हम बोलेंगे, श्वसन क्या है? श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। श्वसन एक संयुक्त प्रक्रम है, जैव प्रक्रम है। इसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को जीव जंतु नाक द्वारा ग्रहण करते हैं और नाक से वो स्वर यंत्र और ट्रैकिया से होते हुए हमारे फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में फिर वो फेफड़ा से रक्तवाहिनियों में जाता है, रक्तवाहिनी से फेफड़ा से वो चला जाएगा फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा से चला जाएगा वो फिर हृदय में उसको पंप कर करके, क्योंकि फेफड़ा को ये क्षमता नहीं पूरा डायरेक्ट वो पूरे शरीर में वो रक्त को भेज सके। रक्तवाहिनियाँ बहुत संकीर्ण पतली होती है, तो उसमें तीव्र गति से नहीं जाएगा और हमारे शरीर के सारे अंगों तक, कोशिकाओं तक वो नहीं पहुँच पाएगा। अतः उसको पंप करने के लिए हमारे शरीर में एक यंत्र काम करता है, हृदय है, जो उसको पंप करके तीव्र गति से भेजेगा, प्रेशर भी भेजेगा और फिर वो कोशिका में जाएगा। तो ये क्रियाएं होगी। यही श्वसन एक क्रिया है जो ऑक्सीकरण की क्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, जिसके फलस्वरूप ये CO2 गैस मुक्त होगा और ये CO2 गैस पुनः रक्तवाहिनियों से होते हुए फेफड़ा में आएगा। फेफड़ा से पुनः उच्छ्वास क्रिया द्वारा पुनः नाक से बाहर निकल जाएगा। इस संयुक्त प्रक्रम को क्या कहते हैं? श्वसन का। श्वसन का यदि कोई बोलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के रूप में व्यक्त करें, तो यही है श्वसन का, रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि श्वसन को हम दो चरणों में बांटते हैं। श्वसन यहाँ हम देख रहे हैं कि श्वसन नाक से फेफड़ा तक गया। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत तो हम मुख्यतः श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग,
प्रमुख अंग। अब श्वसन तंत्र भी देखोगे, जो मछली वगैरह है, जो जलीय जीव है, जलीय जीव में मछली कैसे सांस लेती है? मुख्य श्वसन अंग, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? गलफारा। ये मछली का यह क्षमता होता है कि जल को क्या करता है, जल सहित ही मुख में ग्रहण कर लेता है, और बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जो उसमें से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर पुनः शेष बचा जल को क्या कर लेता है, वो बाहर निकालता है, गलफारा। और उसके बाद जो उभयचर जंतु या मेढक जिसको कहेंगे, तो मेढक जो है मुख्यतः श्वास लेते हैं कैसे? ये मेढक सांस लेते हैं त्वचा। मेढक जब पानी में रहेगा तब इसमें भी गलफरा होता है, गिल से सांस लेगा। जैसे जो बेंग मछली होता है टैडपोल, वो गिल से सांस लेगा, और मेढक जैसे ही बड़ा हो जाएगा, वो स्थल पर आएगा, तब वो त्वचा से सांस लेने लगेगा। इसके बाद जितने भी मैमेलिया वर्ग के जंतु हैं, स्तनधारी जिसमें हम लोग भी हैं, आदमी, कुत्ते, बिल्ली, ये सब स्तनधारी जो सबके सब कैसे सांस लेगा? फेफड़ा से। हमारा मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा से हम लोग सांस लेते हैं। अब इन सारी अंगों के बारे में हम जानते हैं कि अब ये कैसे सांस लेते हैं, हम देख लीजिए मुख्यतः श्वसन अंग क्या है। अब श्वसन को हम हमारे श्वसन मनुष्य में हम देखते हैं, मनुष्य में श्वसन पढ़ने के बाद डॉक्टर तो बनना है, क्या बनोगे? मनुष्य का ना बनना पसंद करोगे? कुत्ता बिल्ली मछली का बनोगे? नहीं ना। इसलिए मनुष्य का बनेंगे तो जनरली हम मनुष्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सबको जानना है, थोड़ी बता दिए। लेकिन मनुष्य में श्वसन के अंतर्गत अब हम देखेंगे कि मनुष्य में कौन कौन से मुख्यतः श्वसन अंग है और इसमें कैसे कैसे ये काम करता है। अब मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग है नाक। नाक से हवा कहाँ जाएगा? हवा का ये प्रवाह हो रहा है, O2 का गमन। नाक से जाएगा स्वर यंत्र, स्वर यंत्र से होते हुए फिर जाएगा कंठ द्वार, कंठ द्वार से होते हुए फिर जाएगा श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, 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 फिर दो है, श्वसनी कितने हैं? दो हैं। इसके बाद श्वसनिका, श्वसनिका, श्वसनिका से बहुत सारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, उसी में जा कर के ये संचित रहेगा ब्रोंकियोल्स। ये सब कहाँ में है? फेफड़ा। यानी इसको हम संयुक्त रूप से हम पढ़ेंगे फेफड़ा में चला ये। लेकिन क्या फेफड़े में श्वसन की क्रिया हो जाएगी? नहीं होगी। तो फेफड़ा से इतना जो संयुक्त प्रक्रम है इसको हम कहेंगे बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। फिर यहाँ से चला जाएगा कहाँ? रक्तवाहिनियों में। फिर यहाँ से जाएगा फेफड़ा से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? तो हम बोलते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से होते हुए कहाँ जाएगा? हृदय में, हृदय से जाएगा रक्तवाहिनी में, रक्तवाहिनी में सीधे रखते हैं धमनी, धमनी, महाधमनी, धमनी, धमनिका से होते हुए फिर जाएगा कोशिका, कोशिका में, फिर कोशिका में से CO2 गैस मुक्त होगा। CO2 गैस हेमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन होकर के फिर से जाएगा कहाँ में? शिरा में, शिरा में से महाशिरा से होते हुए कहाँ जाएगा? आलिंद में, आलिंद से होते हुए वही हृदय, हृदय से होते हुए फिर फुफ्फुस, धमनी से होते हुए फिर चला जाएगा कहाँ? ये फेफड़ा। और फिर फेफड़ा से पुनः वो फिर वो O2 यही मार्ग से होते हुए फिर बाहर निकल जाएगा CO2। इस तरह से ये पूरा प्रक्रम है। तो ये नाक से फेफड़ा तक जाना ये कहलाता है बाह्य श्वसन, और फिर फेफड़ा से लेकर के कोशिका तक जाना ये कहलाएगा अंतः श्वसन। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ है मनुष्य का नाक, है ना? नाक, नाक में दो छिद्र होता है। यहाँ से यहाँ
फेफड़ा तक आना, ये है मान लिया कि हमारा फेफड़ा। तो नाक से O2 गैस को फेफड़ा तक आना और फिर O2 गैस आ रहा है और फिर CO2 गैस पुनः नाक से बाहर निकल जाए। ये इतना जो क्रिया है जिसको क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। अब इसमें भी बाह्य श्वसन में देख रहे हैं। और फिर यहाँ से रक्तवाहिनियों से होते हुए हृदय और रक्तवाहिनी, हृदय एंड रक्तवाहिनी, हृदय एंड रक्तवाहिनियों से होते हुए फिर यहाँ मेन गया कहाँ, कोशिका, कोशिका तक जाना। ये क्या कहलाएगा, अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन के अंतर्गत O2 गैस फेफड़ा तक गया, फिर CO2 गैस पुनः बाहर निकल गया। अब अंतः श्वसन, ये श्वसन तंत्र को, बाह्य श्वसन जो क्रिया है ये किसको करना है, श्वसन तंत्र को। अंतः श्वसन जो क्रिया है ये किसको करना है, परिवहन तंत्र। ठीक है। तो अब बाह्य श्वसन में देखते हैं यहाँ दो काम जनरली हो रहे हैं। यहाँ एक काम क्या हो रहा है, O2 आ रहा है नाक से फेफड़ा तक जाता है। इस क्रिया को आने की क्रिया जो आ रहा है इसको कहते हैं प्रश्वास। क्या कहते हैं, प्रश्वास, है ना। ऑक्सीजन आने की क्रिया को प्रश्वास और फिर यहाँ CO2 निकलने की क्रिया को उच्छ्वास, उच्छ्वास, निश्वास, उच्छ्वास या निश्वास, निश्वास। तो इस तरह से नाक द्वारा ऑक्सीजन गैस को फेफड़ा तक पहुँचने की क्रिया को प्रश्वास और पुनः CO2 गैस जो है पुनः नाक से बाहर निकलने की क्रिया को निश्वास कहते हैं। और ये श्वसन जो है प्रश्वास और निश्वास का संयुक्त रूप है और इस संयुक्त क्रिया को हम कहेंगे श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब क्या हो गया, प्रश्वास प्लस उच्छ्वास। ये संयुक्त प्रक्रम को क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास। तो इस तरह से श्वसन में श्वासोच्छ्वास और निश्वास, क्योंकि फेफड़ा तक ही मेन श्वसन तंत्र का मेन काम है, उसका मुख्य अंग जो है फेफड़ा। अब हम देखते हैं नाक, हम बारी बारी से अलग अंगों को देखेंगे। सबसे पहला है नाक। नाक से गया, नाक देख रहे हैं हमारा ये नाक है ना, नाक, इसमें सबसे आगे देख रहे हैं दो छिद्र हैं, नासिका वेश में दो छिद्र हैं, दो छिद्र हैं। ये पूरा एक प्रकार का होल, इसमें समझो कि ये नासिका गुफा, नासिका गुफा में दो छिद्र हैं जो नासा पट्टी से अलग होते हैं, नासा पट्टिका से ये दोनों अलग होते हैं। अब फिर आगे जाता है तो फिर जाकर के दोनों फिर एक में बढ़ गए, फिर दो छिद्र जाकर के एक में बढ़ गया। ये यही मेन नासिका गुफा, नासिका गुफा ये तीन भागों में बटा हुआ है। ये नाक का जो नासिका गुहा है ये तीन भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है नासिका वेस्टिब्यूल, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहला भाग को कहेंगे नासिका वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल आप लोग नोट करते भी जाओगे ताकि फिर बाद में याद रखो। नासिका वेस्टिब्यूल पहला भाग क्या है, नासिका वेस्टिब्यूल। दूसरा भाग है श्वसन क्षेत्र, श्वसन क्षेत्र। और तीसरा भाग है रान क्षेत्र, रान क्षेत्र। अब हम इसका कार्य देखते हैं। नासिका वेस्टिब्यूल जो है सबसे बाहरी रचना होता है जिसमें रोएदार रचना होती है, बाल और रोए पर होते हैं, बाल एंड रोम होते हैं। ये क्या काम क्या करता है, हवा को, जो हवा में मौजूद धूल कण, हवा में धूल कण या और भी कण जो अवांछित पदार्थ है, अवांछित पदार्थ को रोकता है ना। ये पहले ही रोक लिया कि सिर्फ भाई ऑक्सीजन जाओगे बाकी कोई नहीं जाओगे, है ना। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने दिया, सिर्फ O2 को जाने दिया, अन्य जो धूल कण इत्यादि को पहले ही रोक दिया। इसके बाद है श्वसन क्षेत्र। श्वसन क्षेत्र का काम क्या है, अब अंदर भी जो जाएगा उसका एक निश्चित नमी होगा, है ना, एंड ताप होगा, एंड इसका शोधन भी होगा। तीन काम ये करेगा। एक ऑक्सीजन जो जा रहा है वो स्वर यंत्र और फेफड़ा में पहुंचेगा तो उसको आघात नहीं पहुंचाए, तो उसके लिए उसको टेम्परेचर को एक निश्चित टेम्परेचर में बनाएगा, उसकी आर्द्रता को एक निश्चित करेगा
और उसके बाद शोधन करते हुए फिर आगे बढ़ा देगा। अब घ्राण क्षेत्र, अगला क्षेत्र है घ्राण क्षेत्र। इसी का मेन काम है सूंघने की क्षमता उत्पन्न करता है। सूंघने की क्षमता इसी के द्वारा होता है। हम सूंघ करके किसी चीज़ को देख लेते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, इसमें दुर्गंध है कि खुशबू है, या कैसा, सूंघने से भी हम लोग प्रकार का ज्ञान का अनुभव होता है ये क्या है। तो इस तरह से एक ज्ञानेंद्रिय जो है, क्योंकि नाक हमारा प्रमुख ज्ञानेंद्रियों में से भी एक है, तो और उसमें सूंघने की क्षमता घ्राण क्षेत्र की तरह होता है। अलग अलग जीवों में घ्राण क्षेत्र का आकार अलग अलग होता है। घ्राण क्षेत्र का आकार जिस जंतु में जितना ही बड़ा होगा उसकी सूंघने की क्षमता उतना ही अधिक होगा। जैसे कि हम देखते हैं कुत्ते और बिल्ली, बिल्ली दूर से ही दूध को सूंघ करके पता कर लेता है कि फलाने घर में दूध है, फलाना जगह पर दूध है। तो इसको कुत्ते और बिल्ली का घ्राण क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। हम लोगों में, आदमी में अपेक्षाकृत इन जंतुओं की अपेक्षा छोटा होता है, इसीलिए हम लोगों को सूंघने की क्षमता उन जंतुओं की अपेक्षा कम है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि कुत्ता जो है या बिल्ली जो है कोई क्यों सूंघ के बता लेता है, क्योंकि उसका घ्राण क्षेत्र बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं स्वर यंत्र से होते हुए फिर जाएगा यहाँ पर एक कंठ द्वार होता है। नाक के उन क्षेत्रों के बाद हम पहुँचेंगे स्वर यंत्र से होते हुए कंठ द्वार है। और यहाँ पर एक सटे में दो हम बताए थे पाचन में भी कि यहाँ कंठ द्वार होता है और एक निगल द्वार होता है। निगल द्वार जो होता है ये भोजन को पहुँचाता है ग्रास नली से होते हुए आमाशय में चला जाता है, जो कि आप लोग पोषण के अंतर्गत पढ़ लिए हैं। अब इसी के समानांतर एक और भी नदी होती है, उसको कहते हैं श्वास नली। तो ग्रास नली में क्या जाता है भाई, भोजन जाता है। श्वास नली में क्या जाता है, गैस जाता है। गैस में कौन जाएगा, कौन O2, आएगा कौन CO, श्वास नली। तो कंठ द्वार और ये दोनों एक एपिग्लोटिस पट्टिका से, एपिग्लोटिस पट्टिका से ये दोनों क्या होता है, जुड़ा रहता है। दोनों तरफ होते हैं, ये बंद होगा तो ये खुलेगा, ये खुलेगा तो ये बंद। और इस तरह से कंठ द्वार से होते हुए भोजन कहाँ चला जाएगा, थी सब ये ऑक्सीजन गैस कहाँ चला जाएगा, श्वास नली। श्वास नली जो होता है एक अपूर्ण अर्धवलयाकार वलयों से बना होता है, पूरा नहीं, अर्धवलय, ऐसे इस तरह, जो उसको पिचकने नहीं देता है। यदि पूरा वलय रहेगा तो या तो पिचकेगा नहीं, या तो ये नहीं होगा। लेकिन ये इस तरह से इसको ये अर्धवलयाकार होने के कारण ये इसमें ये शिथिल वगैरह होगा, ये करती। तो इस तरह से अपूर्ण अर्धवलयाकार ये उपास्थियों से बना होता है, समझा। और इसकी टोटल लंबाई जो होती है लगभग 15 सेंटीमीटर, मान के चलो 10 से 16 सेंटीमीटर तक होता है। तो एप्रोक्स इसको हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। और इसकी व्यास जो होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होता है। ठीक है, L बराबर लगभग 15 सेंटीमीटर एंड R डायमीटर इसका जो हो गया D इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, ये है। और इसके बाद श्वास नली फिर आकर के दो भागों में बट जाएगा, है ना। श्वास नली ये है श्वसनी, इधर भी श्वसनी, जो इधर हो गया दायां और इधर हो गया, इधर क्या हो गया बायां, हाँ, इधर बायां और इधर हो गया दाएं। इस तरह से भागों बट गया। अभी श्वसनी बहुत सारे श्वसनिकाओं में बट जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये दो फेफड़ा ये हैं, यही हमारा क्या है फेफड़ा, है ना। फेफड़ा में बहुत सारे ये श्वसनी हैं और अंतिम में इसमें क्या है एल्वोलाई, यानी ब्रोंकियोल्स, जिसको कहते हैं वायु
पोस्ट ये लगभग 300 मिलियन की संख्या में लगभग होती है हमारे एक फेफड़ा में, दोनों तरफ फेफड़ा है ना। तो इसमें इसको ये जो एक्सेप्टर होता है और ये भेजने वाला होता है ना। इसमें से O2 जाएगा और इसमें से CO2 दोनों में आएगा, ये नहीं कि इसमें दोनों में। बहुत सारे वायु कोशिका होते हैं जो O2 को देगा और CO2 को लेगा। ये वायु कोशिका की संख्या एक फेफड़ा में हमारे लगभग 300 मिलियन वायु कोश होते हैं। और आप जानते हैं कि मनुष्य एक दिन में लगभग 250 लीटर वायु का उपयोग करता है श्वसन क्रिया में। 250 लीटर वायु का उपयोग करता है। अब ये सभी को देना है और संचय करना है, तो कहाँ संचित होगा? यही वायु कोश में। फेफड़ा तो है छोटा, इसका वजन लगभग 1300 ग्राम। भार कितना होता है फेफड़ा का? लगभग फेफड़ा का भार कितना होता है? 1300 ग्राम। इसमें जब वायु जाएगा तो थोड़ा इसका वजन बढ़ेगा, निकलेगा तो घटेगा। ये संकुचित और संकुचित होकर के ये करेगा। और इसके चारों ओर इसको सुरक्षा करने के लिए एक झिल्ली होता है जिसको कहते हैं प्यूरल झिल्ली। क्या कहते हैं? इस झिल्ली को कहते हैं प्यूरल मेम्ब्रेन। प्यूरल मेम्ब्रेन की दोहरी झिल्ली होती है। ये दोहरी झिल्ली है। अब इसके अंदर में इसको घर्षण से बचाने के लिए प्यूरल द्रव्य भरा होता है जो इसको टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर से सुरक्षा करेगा, घर्षण से इसको बचाएगा। ये क्रिया प्यूरल द्रव्य का होता है। प्यूरल मेम्ब्रेन इसकी सुरक्षा करता है। इसके नीचे डायफ्राम होता है ना। इसके नीचे ही हमारा हृदय होता है। हृदय ठीक इसके नीचे। और ये फेफड़ा और हृदय को सुरक्षित करने के लिए हमारे शरीर में कहाँ रहता है? ये वक्ष गुहा है ना, इसमें रहता है। वक्ष गुहा में ये कहाँ रहता है? हमारे शरीर के अंदर वक्ष गुहा में सुरक्षित रहता है। और जो कि अस्थि पंजर, इसमें अस्थि पंजर जिसमें कि 24 अस्थियों का समूह है ना, उसी में ये सुरक्षित रहता है। ठीक है। तो इस तरह से श्वसन क्रिया के अंतर्गत ये यहाँ से चला गया फेफड़ा में और फिर यहाँ से जो विभिन्न प्रकार के जो CO2 गैस जो आया था वो पुनः नाक से बाहर निकला। यही है श्वसन क्रिया का मुख्य कार्य। इसको अब आगे हम अगले वीडियो में हम, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएगा, तो इसमें हम इतना ही देखेंगे क्योंकि बाह्य श्वसन जो है मेन श्वसन तंत्र के अंतर्गत उतना ही कार्य होगा। इसके बाद परिवहन की क्रिया जो होगी और उसमें हृदय का काम हम ठीक अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगला देखने के लिए फिर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो पुनः आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए फिर आप लोगों ने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।